नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो 9th की हमारी सीरीज चल रही थी बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने प्रोटिस्टा को क्लियरली डिफाइन किया था और जितने भी टाइप्स के प्रोटिस्टा थे उसको हमने पढ़ने की और जानने की कोशिश की थी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब मेरा वीडियो देखें तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो स्टेप वाइज कंसेप्चुअल वाइज मैं आपके लिए बना सकूं, जो आपके लिए क्या हो बेटा, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज किंगडम फंजाई। हमने किंगडम मोनेरा कर लिया, किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया, अब हमारी बारी आती है किंगडम फंजाई की। फंजाई के बाद हम प्लांटी पे आएंगे, प्लांटी के बाद एनिमेलिया आएगा। तो एक लार्ज डाइवर्स टाइप का क्या बेटा, डाइवर्सिटी है, जिसको हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा किंगडम फंजाई। एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई और बहनों, व्हाट किंगडम फंजाई। देखिए, जो किंगडम फंजाई है, जो पहला पॉइंट दे रखा है, मोस्टली यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का जब नाम ही आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देखिए, ये कोई मान लीजिए सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर में ये रेड वाली मैं बना देता हूं, सेल मेम्ब्रेन है। ओके जी, यहां पे न्यूक्लियस। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन को, जो डॉटेड लाइंस में दिखा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस हो और उस न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं बेटा यूकैरियोट्स। क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। तो इसमें मोस्टली क्या होते हैं, यूकैरियोट्स हो सकते हैं। हम एक्सेप्शंस की बातें नहीं करेंगे। देखिए, हमने प्रोकैरियोट पढ़ लिया था मोनेरंस में, फिर वो क्या था बेटा, प्रोकैरियोट्स था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यानी कि बेटा जी वहां पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था। लेकिन हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, पाया जाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, उसी तरह से आप जितने आगे बढ़ते जाइए, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, अब इनमें क्या होगा बेटा, बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। जो हमारा प्रोटिस्टा था, जो कि काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म था, मोनेरंस था, उसके अंदर में आपका क्या नहीं था बेटा जी, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। तो इसीलिए उसको हमने क्या बोला था, प्रोकैरियोट बोला था। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट के बाद में वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। कौन से? मोनेरंस। उसके बाद आपके आए क्या बेटा जी, प्रोटिस्टा, वो भी यूनिसेलुलर ही थे, लेकिन बेटा जी वो यूकैरियोट्स थे। क्या थे? उसमें ट्रू न्यूक्लियस था। अब इसके बाद फंजाई आए, प्लांटी आए, एनिमलिया, सब में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली क्या होगा, यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके अंदर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली डिफाइंड है, पाया जाता है। क्लियर है जी? ओके, तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। चलिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि बोला पहली बार, सुनिएगा, इससे पहले हमने क्या क्या चीजें की थी। देखिए, पहले हमने पढ़ा था मोनेरंस। जो मोनेरंस होते हैं वो क्या थे बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, यानी जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था और एक सेल के थे। फिर हमने दूसरा पढ़ा बेटा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में थोड़ा सा चेंज हुआ, न्यूक्लियस आ गया, तो इसको क्या बोला, यूकैरियोट्स। क्या बोला? यूकैरियोट्स, जिसके अंदर में न्यूक्लियस क्या है बेटा जी, प्रेजेंट था। लेकिन अभी भी यहां जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे, यानी सिंगल सेल से बने हुए थे। पहली बार मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, अभी तो पढ़ लिया यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल
पहली बार पाई जाएगी किसमें बेटा जी, आपके किंगडम फंजाई में। सो मोस्टली मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं बेटा जी, मल्टी सेलुलर होंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है राइजोपस एंड एगेरिकस। मैंने लिखा है मोस्टली, यानी कुछ फंजाई एक्सेप्शनल है, बहुत ही एक फंजाई दैट इज द ईस्ट फंजाई जो होती है ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है। बाकी जितने भी होंगे फंजाई में वो मल्टी सेलुलर होंगे। केवल ईस्ट जो होगा एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है जी, समटाइम यूनिसेलुलर, यही आपका एक्सेप्शन है। जो यूनिसेलुलर फंजाई कौन होगा बेटा जी, ईस्ट होगा। यूनिसेलुलर फंजाई कॉल्ड एज ईस्ट। लेकिन मोस्टली अगर बात करेंगे तो मोस्टली क्या होगा, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल में है राइजोपस और एगेरिकस। ठीक है, समटाइम ये यूनिसेलुलर हो सकता है, दैट इज इन द केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। सो नोट डाउन करेंगे, जो आपका बेटा किंगडम फंजाई होगी वो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगी। कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस होंगे जहां पे यूनिसेलुलर फंजाई भी पाया जाता है, फॉर एग्जांपल आपका ईस्ट। सो नोट डाउन कर लेंगे। देखिए तो और नेक्स्ट जो है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होगी, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा, उससे पहले भी मोनोरस पढ़ा था जहां सेल वॉल क्या बनी थी, नाम और नाक से और सुडोम्यूरिन से। ठीक है जी, याद होगा आपको। आपका जब प्रोटिस्टा पढ़ा तो वहां पे सेलुलोज और ग्लाइकेन से सेल वॉल वैसे तो एब्सेंट होती थी, लेकिन अगर होगी तो सेलुलोज और ग्लाइकेन से। यहाँ पे जो होती है किंगडम फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी बेटा काइटिन से, CHI, कई लोग चिटिन भी कहते हैं, नॉट, इट इज नॉट चिटिन, काइटिन से बनी होगी। तो इस चीज को मैं एक जगह पे लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए आपका जो ये किंगडम फंजाई है, फंजाई, पहली बात तो ये क्या होगा, यूकैरियोट्स। क्या होगा बेटा जी, यूकैरियोट्स, यानी इसके अंदर में न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पाया जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा मोस्टली मल्टी सेलुलर। जो क्या होता है बेटा जी, एक सेल से ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया था राइजोपस एंड एगेरिकस। एगेरिकस हम कहते हैं बेटा मशरूम को, किसको कहते हैं, मशरूम को। मोस्टली मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन रेयरली, अगर बोलेंगे रेयरली यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकता है। एग्जाम्पल है बेटा जी ईस्ट। सो इसको आप नोट डाउन करेंगे। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईस्ट जो है ना, ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है, ये किस मोड ऑफ या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या असेक्सुअल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ईस्ट है ये एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कैरी करता है ताकि अपने नंबर्स को बढ़ा सके। दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बडिंग। देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए पेरेंट ईस्ट है, इस पेरेंट ईस्ट से एक थोड़ी सी आउटग्रोथ यानी कि बाहर की तरफ निकल जाता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बड। ठीक है, तो ईस्ट के जो पेरेंट ईस्ट है उसके ऊपर में एक छोटा सा उसका खुद का साइटोप्लाज्म बल्ज करके बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। ये पेरेंट ईस्ट का न्यूक्लियस है और ये आपका बर्ड का न्यूक्लियस है। ठीक है जी, तो बर्ड इज जनरली एन आउटग्रोथ ऑफ द सेल। जो आउटग्रोथ होगी सेल की, जैसे मैं बोलूं ये मेरा मुंह है, मैं इस, अच्छा सुनो, कभी कभार घर पे आपने मार खाई होगी, किसी ने पत्थर कुछ चला के ऐसा मार दिया भारी चीज, इसके ऊपर इतना बड़ा सा फूल जाता है। ऐसा लगता है ना मेरे चेहरे से एकदम अलग वाला पार्ट है ये फूला हुआ पार्ट, तो फूला हुआ पार्ट क्या है, बर्ड। उसी तरह से इस पेरेंट ईस्ट के बॉडी पे एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल जाता है, तो ये जनरली क्या होता है, बर्ड क्या हो जाएगा, सेल आउटग्रोथ, यानी ये पार्ट ही है सेल का, सेल से निकला हुआ पार्ट है जिसको हमने बोला बर्ड। अब ये जो बर्ड होता है बेटा जी, ये आपके ये जो पेरेंट ईस्ट है उसके बॉडी के ऊपर तब तक रहेगा
जब तक उसको क्या लेना होगा, न्यूट्रिशन, फूड लेना होगा, तो धीरे धीरे ये फूड लेगा तो साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जब ये मैच्योर होगा तो ये जो बड है ये कंप्लीट ईस्ट में डेवलप होके अलग हो जाएगा। तो एक ईस्ट से कितने ईस्ट बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे 2 ईस्ट बन गए। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं बेटा बडिंग। और ये एक, चूंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जहां फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तो सिंपल एक पेरेंट से दो डॉटर से, इसको हम बोल सकते हैं दीज आर द डॉटर सेल्स। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी बडिंग। सो सिंपल पेरेंट ईस्ट पे एक छोटा आउटग्रोथ आएगा जिसको बड कहते हैं। ये तब तक आपके पेरेंट ईस्ट पे जमा रहेगा जब तक उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और जब ये साइज में क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, तो कितने बन गए बेटा जी, 2 सेल्स बन गए जिसको हम लोग डॉटर सेल्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। सो ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज बडिंग। नोट डाउन करेंगे बेटा जी। चलिए इसको आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। अब आ जाइए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए जनरली एक पॉइंट आपको लिखना होगा यहाँ पे, जरा इसको मैं इरेज कर देता हूं। उधर जाने से पहले एक पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें हमने सेल वॉल का जिक्र नहीं किया। सेल वॉल अगर होगी, बनी होगी, तो किस चीज से बनी होगी, काइटिन से। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है फंजाई के बारे में बेटा, फंजाई के अंदर में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अलग अलग, या तो सेप्रोफाइट्स हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सकता है। लेकिन बेटा ये कभी भी खाना नहीं बना सकता, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। फिफ्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फंजाई डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो इसके अंदर में खाना नहीं बनेगा, तो ये किसी और के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। इसको आप लिख लीजिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि खाना नहीं बना पाएगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक। इस हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या क्या हो सकते हैं, देखिए मोस्टली सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोस्टली सेप्रोट्रॉप्स। तो जो फंजाई डेड एंड डीके मैटर के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफाइटिक फंजाई। तो मोस्टली क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होंगे। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन मींस क्या हो गया, फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल होगा बेटा जी, जो सेप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल होंगे, एक है राइजोपस, एक है बेटा जी एगेरिकस। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि दूसरा जो होगा, कुछ फंजाई जो होते हैं वो आपके पैरासिटिक नेचर के होते हैं। यानी जैसे हमने बताया था कि मेरी बॉडी के ऊपर लाइस है और मैं उसका क्या हूं, होस्ट। ये लाइस जो होगा न्यूट्रिशन मेरे को जाना चाहिए, वो सारा न्यूट्रिशन वो ले रहा है। तो बेटा जी एक का फायदा एक का नुकसान। लेकिन कभी भी ये जो पैरासाइट होता है मुझे किल नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है मेरे ही ऊपर, होस्ट के ऊपर। मैं उसका होस्ट हूँ, ठीक है, वो पैरासाइट है, मैं उसका क्या हूँ, होस्ट हूँ। मेरे ही ऊपर उसकी लाइफ पूरी तरह से डिपेंड है। अगर वो मुझे मार देगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको होस्ट कहते हैं, उसका न्यूट्रिशन दूसरा ऑर्गेनिज्म लेता है लेकिन उसको किल नहीं करता है। देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। बेसिकली ये बॉडी, कुछ पैरासाइट आपकी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, कुछ आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी रह सकते हैं। यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह आपके पैरासाइट सरवाइव कर सकते हैं। बेसिक चीज ये है कि वो कभी भी किल नहीं करते अपने होस्ट को, ठीक है। सम पैरासाइट दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा, दे यूजुअली
टेक देयर फूड, ये अपना फूड लेते हैं फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब भी होगा, और वो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, विदाउट किलिंग देम, उनको मारता नहीं है। दे में बी प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड, बॉडी के अंदर में भी हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, एंड कैन कॉज डिजीजेस, और ये बहुत ही प्रकार की डिजीजेस को कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे ये आपके बुक में नहीं दे रखा है, मैंने दे दिया, जैसे कि एस्परगिलस नाइगर, ठीक है जी। एस्परगिलस नाइगर एक पैरासाइट है, ये जनरली पाया जाता है ओनियन और ग्रेप्स के ऊपर। कहां पाया जाएगा, ओनियन और ग्रेप्स के ऊपर, और उसके अंदर में ब्लैक कैविटी का जनरेशन कर देता है। तो ये एक डिजीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मोल्ड डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक मोल्ड डिजीज इन ग्रेप्स एंड ओनियन इज कॉज्ड बाय एस्परगिलस नाइगर। ये एक फंगस है। तो एस्परगिलस नाइगर बेसिकली ग्रेप्स और ओनियन के ऊपर में रहता है, और उनके अंदर में बेसिकली क्या करता है बेटा जी, ब्लैक मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड कहते हैं, उसके अंदर में ब्लैक स्पॉट जनरेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लैक मोल्ड विच इज डेवलपिंग ऑन ग्रेप्स एंड ओनियन। दिस इज ड्यू टू द infection caused by the organism that is called as Aspergillus niger। तो ये उसके ऊपर रहता है ना जी, ठीक है, और उसको अफेक्ट कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये पैरासाइट हो गया। उसी तरह से यूसीनिया ग्रामिनीस, ये आपका जो वीट होता है ना, वीट है, वीट का ये स्टेम है, ये जो स्टेम वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ देखने को आपको मिलेगा। वो ब्राउन कलर अपीयरेंस क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे रस्ट जम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीट रस्ट। तो यूसीनिया ग्रामिनीस जो होती है, इस स्टेम के ऊपर जनरली जब आप देखेंगे ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है, तो क्योंकि इसके ऊपर एक पैरासाइट जो है, फंजाई जो है, एज ए पैरासाइट आके उसके ऊपर रहता है, उसके सारे न्यूट्रिशन को लेता रहता है, तो उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी वीट में, और वीट के अंदर में ये ब्राउन स्टेम वाले पार्ट में, पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा, स्टेम वाले पार्ट में ब्राउन ब्राउन कलर का अपीयरेंस हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीट स्टेम रस्ट डिजीज। सो पिक्सिनिया ग्रामिनीस जो आपके वीट के स्टेम पार्ट पे रहता है, तो रहा है ना, रह रहा है, और उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, तो इसकी वजह से वीट स्टेम रस्ट डिजीज होती है, ड्यू टू द पिक्सेनिया ग्रामिनीस के वजह से। नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नोट डाउन करिएगा। चलिए दोस्तों, तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम का मतलब होता है साथ साथ, एस फॉर सिम, एस फॉर साथ। यानी बेटा अगर मैं बोलूं यह रिलेशनशिप जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये बेसिकली एक पति पत्नी की तरह रिलेशनशिप होती है। पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है, ठीक है। दोनों की लाइफ पूरी तब होगी जब दोनों साथ में आएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है जी। यही सेम कंडीशन है आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। यहाँ पे इट इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप। भाई बेटा हम भी कहते हैं ना आई एम इन रिलेशनशिप, इसका मतलब कोई तो है बेटा, मैं मेल हूं, कोई फीमेल होगी, ऑब्वियसली किसी मेल से हो भी सकता है बेटा, आजकल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, लोगों के अलग अलग शौक है, ठीक। लेकिन रिलेशनशिप की बात आती है, वहां एक ही चीज दिमाग में ठहरती है, दैट इज टू, कुछ ना कुछ होगी जो कॉम्बिनेशन होगा जहां पे दो लोग मिले होंगे। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी एक कुछ ऐसी ही रिलेशनशिप होती है, ठीक है जी, जहां पे दो ऑर्गेनिज्म साथ में आते हैं और वो एक दूसरे की लाइफ को क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक दूसरे की लाइफ वो कंप्लीट तभी होगी जब वो एसोसिएशन में होंगे। अगर वो एसोसिएशन में नहीं है तो वो अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस आर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे लिव टुगेदर, दोनों साथ में रहते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि हमने जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था, तो पैरासाइट में क्या हो रहा था, होस्ट मैं हूं
लाइस मेरी पैरासाइट है, तो नुकसान किसका हो रहा था? मेरा, पूरी तरह से मेरा नुकसान हो रहा था, और फायदा किसका हो रहा था? लाइस का। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा बेटा, यहाँ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, यहाँ मेरा भी फायदा होगा और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो मेरे ऊपर है सर्वाइव कर रहा है उसको भी फायदा होगा। तो दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो these are relationship between two organisms in which they live together for benefit of one another, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। तो एक ऐसा रिलेशनशिप पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लाइकेंस। सो लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट इज फाउंड बिटवीन फंजाई एंड अ साइनोबैक्टीरिया। किसके बीच में? फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि जो फंजाई होती है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी का मतलब क्या है भाई? कि उसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, यानी वो किसी और ऑर्गेनिज्म से खाना को लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दैट इज कॉल्ड एज BGA, इसके पास में क्लोरोफिल होती है, तो ये सिंथेसाइज कर सकती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना। इसके अंदर में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। तो देखते हैं किस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। जैसा कि मैंने बोला साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर में क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना बना सकती है। तो ये जो खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस खाना बनाती है, ये खाना खुद नहीं खाती, खुद भी खाती है, लेकिन कुछ अमाउंट का खाना जो होगी किसको देगी? फंजाई को, क्योंकि बेटा वो खाना नहीं बना सकता है। सो साइनोबैक्टीरिया एंड अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ध्यान रखिएगा, लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। यहां मैं लिख देता हूं लाइकेन। अगर कहीं पे देखें लाइकेन, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बेटा? दो ऑर्गेनिज्म, एक फंजाई के बीच में और एक साइनो बैक्टीरिया के बीच में। ओके जी, ये एक। यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे कंटेन्स क्लोरोफिल सो दे कैन सिंथेसाइज फूड, और ये अपना खाना बना सकती है, फूड बना सकता है, और ये फूड जो होगा किसको देगा बेटा? फंजाई को भी प्रोवाइड करता है एंड गिव टू द फंजाई, क्योंकि फंजाई कैसा है? हेट्रोट्रॉप्स है, उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो देखिए बनाया किसने? साइनोबैक्टीरिया में। बेचारा फंजाई भूखा हुआ था, उसके पास में था, तड़प रहा था, तो उसने फूड उसको दे दिया। अब बेटा फंजाई को भी शर्म लगी कि बेटा साइनोबैक्टीरिया ने मुझे फूड दिया है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा एहसान किया इसने मुझे खाना देके, मुझे भी कुछ करना चाहिए इन रिटर्न। तो इन रिटर्न फंजाई क्या करता है? फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जनरली जो ये एल्गी होती है, यहां से सनलाइट से नॉर्मल रेज की लाइट को लेती है, लेकिन बेटा जब वो सन की रेज आती हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज भी तो आती है साथ में, तो ये क्या करती है बेटा? छुपा के रख लेती है, एल्गी को छुपा लेती है। जैसे मान लो ये फंजाई है, ये एल्गी नीचे आ गई, तो ये किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? अल्ट्रा वायलेट रेज किसके ऊपर पड़ जाएगा? आपके फंजाई के ऊपर, लेकिन उसके नीचे में छुप के बैठी हुई है क्या? एल्गी, उसको नहीं। तो ये फंजाई क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रही है किसको? एल्गी को। कहां से? फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सनलाइट। सो फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फंजाई प्रोटेक्ट एल्गी। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? एल्गी फ्रॉम डैमेजिंग या फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कहां से आ रही हैं? सनलाइट से, उससे बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ साथ में ये क्या देती है? तो फंजाई साइनोबैक्टीरिया को क्या दे रही है? प्रोटेक्शन। कहां से बेटा जी? यूवी रेज से। और क्या देती है? ये जो फंजाई जो होती है, जो एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी दे देती है आपके साइनोबैक्टीरिया को, ताकि वो खाना बनाए। तो ये और क्या दे देगी? एब्जॉर्ब्ड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स
ओके। और अमाउंट ऑफ वाटर, और ये और क्या देगी बेटा जी, वाटर भी दे देगी किसको, आपके साइनोबैक्टीरिया को। तो यहां जब आप देखेंगे तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप सेटअप हो रही है, जहां पे साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल की मदद से सिंथेसिस करता है फूड को, और उस फूड को किसको देता है, फंजाई को दे रहा है। फिर फंजाई इन रिटर्न उसको कहती है मुझे भी तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आगे उसको कुछ देना चाहती है, तो प्रोटेक्शन देती है, एल्गी को अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, अब्सॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एल्गी को देती है, और फंजाई वाटर भी देती है एल्गी को। जो यहाँ सारी चीजें लिखी हुई हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, पहले इसको आप लिखेंगे, फिर वो क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको मैं बेसिकली अभी डील करूंगा। पहले ये चीजें देख लीजिए। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जहां पे साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल कंटेनिंग है, फूड को सिंथेसिस करेगा, किसको देगा, फंजाई को। पूरा नहीं देगा, कुछ देता है, ठीक है। उसके बाद फंजाई को भी शर्म आई, उसने क्या दिया, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट किया एल्गी को, कहां से, अल्ट्रावायलेट रेज से। इसने जो एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स थे वो भी दे दिए साइनोबैक्टीरिया को, इसने वाटर भी दे दिया साइनोबैक्टीरिया को ताकि वो खाना बना सके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इशारों में, वाई लाइकेंस आर, क्या बोला मैंने, वाई लाइकेंस आर नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। इनको बोला जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्यों इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है? देखिए बेटा, सिंपल सा जवाब है, आपको एक पॉइंट बस ऐड करना है, नोट करना है, समझना है। देखिए, लाइकेंस उन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं ग्रो होंगे जिन इलाकों में पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा। यानी सीधी सी बात है, पॉल्यूशन जहां पे ज्यादा लाइकेंस का एग्जिस्टेंस क्या होगा, नहीं होगा। जहां पे पॉल्यूशन क्या होगा, काफी कम, वहां पे आपका लाइकेंस पाया जाएगा, प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए इस लाइकेंस को बोला जाता है क्या बेटा जी, पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि ये वो उस इलाके में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा जहां पॉल्यूशन होगा। नोट डाउन करेंगे। Lichens are not found in places where या in area where lot of pollution exist। जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेंस नहीं पाया जाएगा। लाइकेंस आर फाउंड इन ओनली दोज एरिया वेयर लेस पॉल्यूशन। सो लाइकेंस आर ओनली फाउंड इन लेस पॉल्यूटेड एरिया। ये लेस पॉल्यूटेड एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या बेटा जी, पॉल्यूशन इंडिकेटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके फंजाई के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि ईस्ट की अगर बात करें तो एक पार्टिकुलर ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो है दे रखा है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, दैट इज यूज, इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड और बियर। ब्रेड और बियर बनाया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। तो इसको आप याद कर सकते हैं BBC, यानी ब्रेड और बियर किससे बनेगी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। ठीक है जी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से बनेगी। तो एक ईस्ट है जिसका नाम है, पार्टिकुलर ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो ब्रेड और बियर सिंथेसिस करती है। दूसरा एक और फंगस है
जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक प्रकार का फंगस है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाता है। सो पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। कुछ फंजाई जो होते हैं, पार्टिकुलरली ब्रेड, कभी देखा होगा कोई भी रोटी ले लो या कोई ब्रेड ले लो, उसको कुछ दिन के लिए आप कहीं फेंक के छोड़ दो, कुछ समय बाद देखोगे उसके ऊपर में एक ग्रीन ग्रीन कलर का एक कवरिंग आ जाता है। वो ग्रीन ग्रीन की कवरिंग होती क्या है? तो बेटा उसके ऊपर फंगस का ग्रोथ हो जाता है। तो जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस पार्टिकुलरली ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, या उसी को हम बोलते हैं बेटा जी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे राइजोपस। तो जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है फंगस उसको बोलते हैं राइजोपस। तो ब्रेड मोल्ड या ब्रेड फंगस बोले तो याद रखना एग्जाम्पल क्या होगा? राइजोपस। फंजाई दैट आर ग्रोन ऑन ब्रेड आर कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा जी, दिस इज ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड की जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस होती है ब्रेड फंगाई दैट इज कॉल्ड एज द राइजोपस। नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी फंगाई होते हैं, ए फॉर फंजाई, ए फॉर फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? इसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। और जब ये बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो माइसीलियम बनाते हैं। देखिए एक्चुअली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, जैसे ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेप्टा है इनके बीच में, ये कहलाता है बेटा हाइफी। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी आपके क्या होंगे बेटा जी? फंजाई होंगे, एफ फॉर फंजाई, एफ फॉर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग जो होगा आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, जिसको थ्रेड की तरह होगा, रॉड की तरह होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। सो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला हाइफी। बहुत सारे हाइफी को मिला दीजिए, जैसे ये हो गया, बहुत सारे जब हाइफी को मिला देंगे सो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफी, बहुत सारे हाइफी हो गए, ये हाइफी है, ये हाइफी है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। उसको क्या बोलेंगे बेटा? माइसीलियम। तो याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर होगा आपके फंजाई का, एफ फॉर फंजाई, एफ फॉर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस का मतलब क्या होगा? जनरली एक थ्रेड लाइक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी, जो आपको मैंने दिखाया। और जब बहुत सारे हाइफी एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलेंगे? माइसीलियम। क्या बोलेंगे? माइसीलियम। सो माइसीलियम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस हाइफी। क्लियर है? एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा व्हाई डू यू कीप योर फूड इन रेफ्रिजरेटर्स? Why do we keep our food in रेफ्रिजरेटर्स? देखा होगा जो भी हमारे घर में खाना बच जाता है उसको मम्मी क्या करती है, जैसे मान लो रोटी बना रही हैं और आटा ज्यादा बन गया, गर्मी का मौसम है, रोटी तो अब बनाने जितनी रोटी खानी थी सबने खा ली, आटा बच गया, तो उस आटे को गर्मी में क्यों नहीं छोड़ देती, उसको वो फ्रिज में क्यों डालती हैं? या कोई भी खाना, दाल बच गई, सपोज करो कोई भी चीज बच गई, आपकी सब्जी बच गई, उसको लोग अंदर ही क्यों डालते हैं, फ्रिज के अंदर ही क्यों डालते हैं? वाई? कभी सोचा है कि क्यों मम्मी डालती हैं? देखिए बेसिक्स है, एक रीजन है, अगर वो गर्मी वाले मौसम में रहेंगी, ह्यूमिड वाले मौसम में रहेंगी, तो वहां एक चीज का डेवलपमेंट होगा, किस चीज का? फंगस का डेवलपमेंट होगा और बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होगा। ये जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं
ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लो टेम्परेचर के, लेस टेम्परेचर के। ये जब टेम्परेचर काफी लो होगा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए मम्मी काफी चालाक व्यक्ति है, वो जानती है कि बैक्टीरिया और फंगस से खाने को बचाना है तो खाने को फ्रिज में रखना है। सो आंसर क्या होगा, लिख लीजिएगा बेटा जी। बचाने के लिए, बचाने का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, टू प्रिजर्व आवर फूड फ्रॉम कौन सा, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए मम्मी जो होती है फूड आइटम्स को कहाँ रखती हैं, रेफ्रिजरेटर्स में। क्योंकि मैंने बता ही दिया कि लेस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और फंगस सरवाइव नहीं करते हैं। जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर काफी लो होगा तो बैक्टीरिया एंड फंजाई डोंट सरवाइव। तो ये लो टेम्परेचर पे डिड नॉट सरवाइव कह सकते हैं, ये लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं करते हैं, मर जाएंगे। तो हमारा खाना बच जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, किससे, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बच जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी तक हमने पढ़े, फंगस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमको लर्न करने ले हैं। देखेंगे अब आपकी बुक में कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं आपके, आई थिंक एगेरिकस का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मशरूम कहते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा होगा अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एगेरिकस या मशरूम कहते हैं। ये भी एक प्रकार का फंगस ही है। एक और स्ट्रक्चर दे रखा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये होता है बेटा ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड यानी ये भी एक प्रकार का फंगस है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलियम। और एक और दे रखा है, इसके ऊपर ये है, छोटा छोटा बर्ड दिखा रखा है। तो बर्डिंग किसमें होती है, ईस्ट में, ये दिखा रखा है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एगेरिकस जिसको हम लोग मशरूम खाते हैं वो एक फंगस ही है। तो कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ फंजाई जो होते हैं वो ईडेबल होते हैं। तो मशरूम क्या है बेटा, ईडेबल। ईडेबल का मतलब खाने योग्य, इसको हम खा सकते हैं, दैट इज मशरूम। फिर ग्रीन मोल्ड आपका ईस्ट हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ब्रेड मोल्ड को क्या बोलेंगे, राइजोपस। फिर अभी हमने पढ़ा था पक्सीनिया, अभी हमने पक्सीनिया ग्रैमिनिस पढ़ा था। फिर इससे एक और पढ़ा था एस्परगिलस नाइगर। फिर ईस्ट में भी एक स्पेशल ईस्ट पढ़ा, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसेई, ठीक है जी। पेनिसिलियम नोटेटम पढ़ा। तो और भी एग्जांपल हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, जो सैक्रोमाइसिस सेरिबेसेई 3 हो गया, ये 4 हो गया, एग्जांपल्स हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, 7वां आप इधर लिख सकते हैं एग्जांपल में, पेनिसिलियम नोटेटम। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ईस्ट। सो इतनी ही सी कहानी थी ईस्ट की। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और दबा के शेयर करें ताकि मुझे
हौसला मिलता रहे और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू ऑल।